बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज साइफ़र केस के बाद तोशाखाना केस का भी फ़ैसला आ गया और इस केस में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया अबूशा बीबी को 14-14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये केस था तहाइफ का। आपके इल्म में है कि घड़ियों का एक तोहफ़ा मिला, कई और तहाइफ मिले बतौर वज़ीर आज़म, जो दुबई में फ़रोख्त किए गए, मुख्तलिफ़ जगहों में फ़रोख्त किए गए। फिर ये केस जो है वो 5 अरकान असम्बली ने साबिक दौर हुकूमत PDM दौर में 5 अरकान असम्बली ने एक रेफरेंस जो है वो शिकायत भिजवाई स्पीकर कौमी असम्बली को, और स्पीकर कौमी असम्बली ने ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा और फिर इलेक्शन कमीशन की ने रेफरेंस जो है वो फौजदारी कार्रवाई के लिए कोर्ट आया और कोर्ट से पहले 3 साल की सज़ा हुई, फिर नैब ने रेफरेंस दायर किया और आज जो है इस केस में, इस तहाइफ केस में, तोशाखाना तहाइफ केस में 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा भी सुना दी गई है। ये केस था क्या, इस केस के मेरिट डीमेरिट जो है वो क्या थे, और इस केस का फैसला, इस केस के फैसले का जो असर है वो क्या आइंदा इलेक्शन पर पड़ेगा, सियासी सूरत हाल पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी, और तहरीक इंसाफ के वकला का जो कहना है कि हमें मौका नहीं दिया गया जरा का, वही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में हाफिज़ एहसान अहमद साहब, माहिर कानून हैं। हाफिज़ साहब शुक्रिया वक्त देने का। सर जहांगीर जदून साहब हैं हमारे साथ, उनका शुक्रिया। शहबाज खुर्शीद साहब तहरीक इंसाफ के वकील हैं, खुर्शीद साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर जो अडयाला जेल में मौजूद थे और उन्होंने खुद रिपोर्टिंग की, खुद केस के कई दफ़ा जो है वो वहाँ मौजूद रहे और आज भी वहाँ मौजूद थे जब ये फैसला आया। खालिद चौधरी साहब, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ खालिद चौधरी के पास जो रिपोर्टर हैं हमारे और वहाँ मौजूद थे जब ये फैसला आया। उनसे पूछते हैं कि कोर्ट का अहवाल क्या था, माहौल क्या था और ये फैसला कैसे आया, जब ये फैसला आया तो उस वक्त क्या सूरत बनी। खालिद चौधरी में बताइएगा, आप वहाँ मौजूद थे आज अडयाला जेल में जब ये फैसला सुनाया गया जज मोहम्मद बशीर साहब ने नैब कोर्ट के, तो उस वक्त माहौल क्या था, क्या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को मौका मिला अपना बयान जमा कराने का, नहीं मिला, क्या सूरत हाल थी? जी बिल्कुल, आज तोशाखाना केस की जो है समाअत होनी थी और आज के दिन जो है 342 का बयान जो है उस हवाले से आज मामला होना था। तो जब ये अदालत लगी है तो उस वक्त जो है बानी PTI को अदालत में पेश किया गया था और बुशरा बीबी इस मौका पर अदालत मौजूद नहीं थी और ना पेश हुई थी। और इस मौका पर जो है अदालत ने बानी PTI की हाजिरी लगाई और इस मौका पर यह भी उनसे इस्तफसार किया कि 342 का बयान कहाँ है, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा बयान मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था और अब फौरी तौर पर अपना बयान जमा करा दें। अदालत का कहना था अदालती वक्त खराब ना करें, जिस पर उन्होंने कहा कि आपको क्या जल्दी है, कल भी जल्दी सजा सुनाई गई थी, वकला अभी आए नहीं, वकला आएंगे तो उनको देखकर वो अपना जवाब जमा करवाएंगे, ये बानी PTI का कहना था। और मैं सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूँ। PTI कमरा अदालत से वापस चले गए थे। इस दौरान जो है उन्होंने जो है जज है, खालिद चौधरी, ठीक है हाफिज़ साहब मुझे बताइएगा, खालिद चौधरी ठीक है, आपकी बात आ गई। हाफिज़ साहब मुझे बताइएगा कि जब जज साहब ने मौका दिया, लास्ट कल जो हेयरिंग हुई थी, हमने देखा कि 342 का सवालनामा तैयार करके जो है वो उन्हें मुलज़म को दिया गया कि आप उसका जवाब दें, और आज उन्होंने जवाब जमा कराना था। जज साहब बार बार कहते रहे, डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल भी उनके साथ गया रूम तक के लेके आए, लेकिन नहीं लेके आए। क्या कहते हैं सारी सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद भाई आपका शुक्रिया। इस सारे केस के 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका लीगल एस्पेक्ट्स है, एक इसका ट्रायल के प्रोसीजर का एस्पेक्ट है और तीसरा इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। अगर हम इस फैक्ट्स पे बाएं, जिस तरह आपने इसकी ओपनिंग की थी कि ये 2018-19 के वो गिफ्ट थे जो एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब ये बाहर गए और दुनिया के मुख्तलिफ जो ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स थे उन्हें ये गिफ्ट दिए और वो गिफ्ट्स जो थे वो पाकिस्तान लेके आए। और इसकी कंट्रोवर्सी उस वक्त स्टार्ट हुई कि जब इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक कंप्लेंट फाइल की गई कि ये जो गिफ्ट्स आए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इनको डिस्क्लोज किया जाए। और जब ये एप्लीकेशन आई तो उसको डिफेंडिस नाम के अंदर किया गया कि अगर हम इनका डिस्क्लोजर करेंगे तो उससे ये होगा कि हमारे जो फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशंस जो है वो ख़राब होंगे। और इसकी बुनियाद के ऊपर जो था इलेक्शन जो इंफॉर्मेशन कमीशन था
उन्होंने इनकी बात न मानी और उन्होंने कहा कि जी आप इस चीज़ को करें। उसके बाद ये मामला जो था वो हाई कोर्ट के अंदर चला गया और हाई कोर्ट के अंदर जब गया तो फिर हाई कोर्ट ने इसके अंदर दोबारा एक ऑर्डर किया इस चीज़ के अंदर कि जी आप इसका डिस्क्लोजर करें। बट इस दौरान दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये हुआ कि जो तकरीबन 108 से ज़्यादा गिफ्ट थे उनमें से 58 गिफ्ट्स ऐसे थे जिनको रिटेन किया गया, और रिटेन करना हर प्राइम मिनिस्टर का एक प्रेरोगेटिव होता है, उसके फैमिली मेंबर्स का, वो कर सकते हैं। उसको फॉलो करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक इसके अंदर ये चाहिए होता है कि जब आप उसको पाकिस्तान के अंदर लेके आए तो पहले आप उसको डिपॉजिट करवाएं और उस डिपॉजिट करने के बाद जिनमें आपका इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर जाके तो आप फिर एक फेयर वैल्यू का प्रोसेस करवाएं। अब वो जो फेयर वैल्यू का प्रोसेस था वो एक अंडर वैल्यू आया और उसकी दो चीज़ें सामने आई। एक उसके अंदर सामने ये आया कि जब उनको जो वैल्यू उनकी ज़्यादा थी उनको कम करवाया गया, और वही मामला जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ नेशनल असम्बली के मेंबर्स लेके गए जो सेक्शन 137 के नीचे आपको हर साल की एसेट्स लायबिलिटीज इनकम देना पड़ता है, तो वहां पे जब उसको डिक्लेयर नहीं किया गया तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको शुरू किया तो वो एक उनका एडमिशन आया कि हमने यहाँ नहीं करना था, हमने इसे करना था टैक्स के अंदर, हमने कर दिया, और उसके ऊपर 63(1)(p आया और फिर उसका डिस्क्वालिफिकेशन आई और फिर मामला जो उधर चला गया। दूसरा इसका जो कॉम्पोनेंट है वो ये है, दूसरा इसका सिर्फ कॉम्पोनेंट ये है कि जो फेयर वैल्यू मामला है, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब आज 23-24 साल इस मुल्क के अंदर ये कहते रहे हों कि इन ऑफिस के अंदर बैठ के इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, तो उस वक्त अवॉइड कर लेना चाहिए था। और जब आपको पता हो इस चीज के अंदर कि ये 2 करोड़ रुपए की चीज है, इसको 10 लाख रुपए पे वैल्यू करवाया जा रहा है और मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूं, तो फिर वो जो नैरेटिव एक हाई मॉरल ग्राउंड था उसको सामने रखना चाहिए था कि कल को ये ना हो कि मेरे सामने कोई चीज ना आ जाए। और वो हुआ इस तरह कि वो जो आप सेल करके पैसे दे रहे हैं उसके अंदर आपने 2 करोड़ समथिंग शो किया, और जब आपने उसको इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर कहा तो आपने कहा वही मैंने गिफ्ट जो है वो 5.5 करोड़ के बेच दिए। तो मतलब ये था कि उन दौरों के अंदर। मैं शहबाज साहब बता जाता हूं। शहबाज साहब, आपने गुफ्तगू सुनी हाफिज साहब की, और आज फैसला भी जो है वो आपके सामने है, सारा फैसला आपने सुना भी और आपके इल्म में भी है कि क्या केस था। 7 सितंबर को इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो अपने बयान में उन्होंने ये तस्लीम किया था कि हमने तहफ़ लिए हैं, 58 गिफ्ट जो है उन्होंने रिटर्न किए हैं और फिर जो उसकी वैल्यू थी उसके मुताबिक वो नहीं हुआ। तो आप समझते हैं कि ये फैसला जो है जो एक जिरा का हक था वो आपको मिला, या जो वकलात की टीम थी आपको वो सारा जो मौका था, जो लीगल राइट्स थी आपको मिले वहाँ पे? मैं सर क्योंकि खुद इस केस का वकील हूँ इसलिए इसको ज़रा बेहतर शुरू से लेके आखिर तक आपको बता देता हूँ। दिस केस इज़ नथिंग टू डू विद द इलेक्शन कमीशन। ये केस एक हार के बारे में है जो क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया ने थ्रू देयर एम्बेसडर इमरान खान साहब को उनके घर पर भिजवाया। इमरान खान साहब ने अपने MS को कहा कि ये गिफ्ट आप तोशा खाना में जमा करवा दें, आई वुड लाइक टू रिटेन इट। ये गिफ्ट इमरान खान साहब के स्टाफ ने लिया और प्रोटोकॉल स्टाफ ने, और अपने प्रोटोकॉल सेक्शन में रख लिया। अब तोशा खाना रूल्स ये कहते हैं कि जो भी गिफ्ट रखना अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी डिग्नेटरी को मकसूद है तो कैबिनेट डिवीजन उनकी वैल्यूएशन करवाएगी सरकारी इवैल्यूएटर से, FBR के, और प्राइवेटली मार्केट से जो कि सरकार के पैनल पर इवैल्यूएटर मौजूद हैं। इसी कानून के मुताबिक ये सेट जो है ये पहले सरकारी इवैल्यूएटर के पास दिया गया, उसने इसको 1 करोड़ 84 लाख का 80 लाख का इवैल्यूएट किया। जब ये प्राइवेट मार्केट में भेजा गया इवैल्यूएशन के लिए तो ये 1 करोड़ 84 लाख का निकला। तो ये प्राइवेट वैल्यू के मुताबिक विच एवर वैल्यू इज हायर 50% देकर 90 लाख देकर ये गिफ्ट प्राइम मिनिस्टर ने इन अकॉर्डेंस विद लॉ रिटेन कर लिया। सर यही तो बात है ना शहबाज भाई, यही तो बात है ना कि जो गिफ्ट की वैल्यूज थी, जो चीज़ों की वैल्यू होनी चाहिए थी वो वैल्यू डिक्लेयर नहीं की गई ना, कम पैसे जमा करवाए गए, फिर उसे रिटेन किया गया। किसने कहा आपको कि कम? ये किसने कहा? आपने किस वैल्यू से इसको कम समझा है? किसने ये वैल्यू किया कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा थी? अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको बताएं सर। ये मैं आपको बता दूं, ये केस चला इमरान खान से। ये वाकया है 2020 का। ये 2022 में इमरान खान वोट आउट होते हैं।
2023 में ये इंक्वायरी इनिशिएट होती है। 2023 के दिसंबर में सरकारी एहलकारों को जो कि जिन्होंने वैल्यूएशन की थी उनको ख्वाब आ जाता है कि हमने तो ये बड़ा अंडर वैल्यू कर दिया है और सरकार को नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा चेयरमैन नैब हमें माफ़ करें और हमें इसमें जो है जो प्राइवेट एवेल्यूएटर है वो कहता है मुझे अप्रूवर बनाएं। वो उसी दिन अप्रूवर बन जाते हैं। और ये वैल्यू कहाँ से असेस की गई कि ये तो बहुत महंगा हार था। ये पाकिस्तान में तस्वीर लेकर भेजा गया, इस सेट की डिफरेंट जगह नैब लेकर गई, नैब को लोगों ने वैल्यू लगाने से इनकार कर दिया। ये फिर दुबई गवर्नमेंट को नैब ने लिखा लेटर कि आप हमें इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करें इसकी वैल्यूएशन देने से और इसके मैन्युफैक्चरर से हमें रेट लेके दें। दुबई गवर्नमेंट इसमें, क्योंकि ये इतना भोंडा केस था, इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हुई। और फिर ये दुबई काउंसलेट में रिक्वेस्ट भेजी गई नैब की तरफ से कि इसकी आप दुबई मार्केट से वैल्यूएशन लगवाएं। अब दुबई मार्केट में दुबई की काउंसलेट, पाकिस्तान काउंसलेट ने अपना ये रिप्रेजेंटेटिव भेजा रैकी करने के लिए कि इसका रेट क्या है। जब उनके गवाह से पूछा कि भाई आपके पास कोई दुबई गवर्नमेंट की परमिशन थी, आप दुबई में जाके इसकी इवैल्यूएशन लगाते रहे हैं, उनके गवर्नमेंट में, उनकी हुकूमत में जाकर आप इंक्वायरी करते रहे, कोई परमिशन थी? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपके पास कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस आपसे सीख की, आपको कोई दुबई की तरफ से असिस्टेंस मिली? उनको कोई असिस्टेंस नहीं मिली। फिर जब इनसे पूछा गया कि आपने आप गए ग्राफ के पास, आपको जवाब मिला, ग्राफ ने इसको जवाब कोई नहीं दिया। फिर इनसे पूछा कि अच्छा आप ये बताएं कि ये सारी कहानी आप एक तोहफा की बयान कर रहे हैं ना? आपने की ये सारी कहानी आप एक तोहफा की बयान कर रहे हैं? सर एक तोहफा की, एक जो तोहफा था उसी की बयान कर रहे हैं सर जी। मैं बल्गारी गिफ्ट सेट की बात कर रहा हूं जिसमें आज सजा हुई है 14 साल की। मैं उस केस की बात कर रहा हूं। उस केस में आपने इवैल्यूएशन लगवाई, किस तरह लगवाई? ये बहुत खूबसूरत कहानी है। अगर ये क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ लें हाफिज साहब तो ये शायद मेरे साथ ज़्यादा अग्री करेंगे। वो जो भाई साहब जिन्होंने एवैल्यूएशन की है उनसे पूछा गया कि आपने जो एवैल्यूएशन की है, डायमंड एक्सपर्ट इनपुट आपने लिखा है, इसमें कोई मौजूद है? उनके पास नहीं थी मौजूद। उनसे पूछा गया आप ये जो 40-50 दुकानें फिरे हैं इसका कोई सबूत आपके पास मौजूद है? कोई 10-15 कोटेशन हैं आपके पास? कोई कोटेशन मौजूद नहीं थी। उनसे पूछा गया आप ये बताएं कि आपके पास अपना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इस कंपनी का मौजूद है? कोई एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था। उनसे पूछा गया कि भाई आपको डायमंड इवैल्यूएट करने का कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट है? उनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था। मैंने उनसे पूछा आपकी एजुकेशन क्या है? उन्होंने कहा मैं मैट्रिक हूं। मैंने कहा आपने खाली मैट्रिक किया है? उन्होंने कहा नहीं जी मैं BCom कर रहा हूं पिछले 7 सालों से। फिर जब उनसे ये शहबाज कोर्ट कहानी है आपकी जरा है, उन्होंने कहा कि मेरी 3,000 मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है शहबाज साहब, मैं वापस आता हूं। शहबाज भाई बंदे ने एवैल्यूएशन की है सर। मैं सर वापस आता हूं आपके पास, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। फिर जाते हैं जहांगीर साहब के पास भी। शौकत प्राइस साहब ने ज्वाइन किया है, उनका भी शुक्रिया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि तोशा खाना की जो आज सज़ा हुई है उसके कुछ मेरिट डीमेरिट्स भी डिस्कस हो रहे हैं और शहबाज खुसरो साहब जो वकील हैं इस केस में, वो अपनी जिरा और अपने जो केस के मुतल्लिक दलाइल दे रहे थे और बात कर रहे थे हमारे साथ कि ये वाक़या, ये मामला था क्या। जहांगीर जदून साहब मुझे सर बताइएगा कि खुसरो साहब ने कहा कि ये एक हार का मामला है। हम कहते हैं पूरी दुनिया में जो मामला चल रहा है वो तहाइफ का मामला है, कितने तहाइफ थे, कितना किस तरह लिया, और एक शख्सियत जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान की, उन्हें बतौर वज़ीर आज़म जो है वो तहाइफ मिलते हैं, खातून अव्वल को मिलते हैं, फिर वो वापस लेते हैं। SOP है, ठीक है आप ले लें, लेकिन डिक्लेयर तो करें। जो सच बात है वो तो सबने आनी चाहिए। सर क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो डिटेल जजमेंट हमारे सामने नहीं है। जब वो जजमेंट आएगी तो उस पर हम ज़्यादा फेयरली कमेंट्स कर सकते हैं कि तहाइफ कितने थे, किस तरह अंडर वैल्यू किया गया या नहीं किया गया, या जो शहबाज कह रहे हैं उनकी बात ठीक है या वाफिज साहब कह रहे हैं उनकी बात ठीक है। अभी तक तो देखें ना, हम सारे वो तो वकील रहे हैं लेकिन वो उनको भी कन्फ्रंट करने के लिए वी डोंट हैव द जजमेंट बिफोर अस कि हम उनको कन्फ्रंट कर सकेंगे। जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है, गवाह ने ये बयान दिया है, जज ने ये बयान दिया है। देखिए, प्राइम जितने भी डिग्निटरीज होते हैं उनको गिफ्ट तो वो तो तोशा खाना से ले सकते हैं। मतलब ये है कि आपने जो उसके रूल्स थे उसके मुताबिक गिफ्ट लिया है या नहीं लिया है, या आपने गिफ्ट लेके एक बार अगर बेच दिया है तो वो एक लीगली तो चलो आप उसको नहीं सकते, लेकिन मॉरलिटी या मॉरली आप कहते हैं कि अगर आपने किसी, अब इसमें तो हार करें तो वो तो कहें जी तोशा खाना की घड़ी का ज़्यादा इसमें इशू था,
अब हमें नहीं पता कि घड़ी भी इसमें है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो इन पे फाइन किया वो तो बहुत खासा बड़ा फाइन कर दिया है कोर्ट ने। तो इनको टोटल गिफ्ट की वैल्यू का जब पता होगा और फिर वो जब डिटेल जजमेंट आएगी तो उसके मुताबिक फिर हम ज़्यादा एक्यूरेटली उस पर एनालिसिस कर सकते हैं जजमेंट का। अभी तो जजमेंट नहीं आई, फिर हम जजमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं अगर वो अप टू द मार्क नहीं है, मेरिट पे नहीं है, या उसके अंदर जो प्रोसीजर फ्लॉज हैं। तो अगर जो भी प्रोसिक्यूशन के लेट्स से कि प्रोसिक्यूशन ने केस सही साबित नहीं किया तो इसका बेनिफिशियरी तो स्टूडेंट्स तो दुनिया के ये क्रिमिनल की कि वो एक्यूज जो होता है या डिफेंस को ही फायदा मिलता है। तो अगर उन्होंने देखे ना आखिर में इस केस के अगर आप सही भी केस हो तो उसको अगर गलत तरीके से चलाएं तो वो केस खराब हो जाता है। क्रिमिनल केस में आपको जो बर्डन होता है या बिहाइंड रीजनेबल डाउट एक बंदे के खिलाफ पेश करना होता है कि इसमें कोई मतलब ऐसा डेंट ना हो प्रोसिक्यूशन के केस में जो उसको फायदा पहुंचा सके। अब ज़ाहिरी तौर पे आप जो लगता है कि इसके अंदर आखिर में जो है केस के अंदर जल्दी की गई है। अब मुझे नहीं पता जज साहबान को जब आखिर में केस होता है या ये डिले करना चाहते थे तो उसने कहा नहीं मैं इलेक्शन से पहले ही करके जाता हूँ। और दूसरे जज साहबान जो उन्होंने तोशा खाना में आज दिया है उन्होंने कह रहे थे पहले उन्होंने छुट्टी दी है, फिर उनकी तबीयत खराब होगी 2-3 दफ़ा, फिर वो आज कहते हैं सुबह आए नहीं। उन्होंने इसी का जो आप कह रहे हैं तो सुबह आए तो उन्होंने कहा जी मैं स्टेटमेंट लेके आता हूँ। उन्होंने कहा जी आप स्टेटमेंट लेने से पहले उन्होंने अनाउंस कर दिए। तो ये इसमें तो आप पॉलिटिकल आंसर जो है वो उसको गायब नहीं कर सकते। आज दिन तक जिन लोगों को भी पॉलिटिकल लोगों को सजाएं दी गई है अगर उनका जेन्युइन केस भी था तो इसी तरह खराब किया गया है कि अगर उनको पोलिटिसाइज और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया और फाइनली जो है वो लेकिन सर ये भी तो हमने कई दफा देखा ना कि जदून साहब हमने ये भी तो कई दफा देखा कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के वकील जो है वो भी एब्सेंट हुआ करते थे और अपना जो जज साहब है वो बुलाते थे लेकिन वकील नहीं था। ये भी तो यही मैं कह रहा हूँ। देखिए अब ये देखना है कि या इन्होंने कोई ताखीरी अरबे इस्तेमाल किए या वो इस जल्दी में थे कि इलेक्शन से पहले ये अनाउंस करना चाहते थे। अब ये हमारे पास देखो ना उसकी कोई नोट शीट है ना उसके कोर्ट के कोई ऑर्डर है हमारे पास ना वो जजमेंट है। अब तो हम सिर्फ जो आपके मीडिया ने खबर दी है जो जज ने अनाउंस किया उसी पे सारे तबसरे कर रहे हैं। और एक देखे ना ये तो बहुत बड़ा केस चला है, पहले इलेक्शन कमीशन में चला है, फिर एक सिविल कोर्ट में चला है, फिर अभी ये नैब कोर्ट में चला है। तो इसमें तो पूरे जो है मैं शौकत प्राइस साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। जो है वो प्राइस साहब ये मामला है डिसऑनेस्टी का, ये मामला है करप्ट प्रैक्टिस का और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का। ये तीनों इल्ज़ामात थे और तीनों इल्ज़ामात के तहत ही सारे केस चल रहे थे। लेकिन जो इखलाकियात हैं कि आप एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हों, खातून अव्वल हों, आपके लीडर हों आप पूरी जमात के, तो कहाँ पे कोई एक लीडर जो है तो वो मिसाली होना चाहिए। एक को जो है वो कि पहले ताइफ लें फिर उन्हें किसी दुबई में बेचें या किसी जगह और बेचें फिर डिक्लेयर ना करें, तो मामला कहाँ तक जाएगा सर? बहुत शुक्रिया। लीगल इश्यूज तो इसमें बयान कर दिए खोसा साहब ने भी और हाफिज़ साहब ने भी, जदून साहब ने भी कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दी। बुनियादी तौर पर देखें ना अखलाकियात अगर है इसमें, मैं उससे थोड़ी सी बढ़ के बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है कि सिर्फ अखलाकियात नहीं, यानी ये गिफ्ट था सऊदी क्राउन प्रिंस का दिया हुआ। ऐसे ही लुक एट द रिलेशनशिप विद सऊदी अरेबिया। और इस वक्त बाय ऑल प्रैक्टिकल मीन्स हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान ही उस मुल्क को चला रहे हैं, वही सरबराह हैं। जी जी। जो दरमियान में ख़बरें छपी इसी घड़ी के हवाले से तो ये था कि अल्टीमेटली वापस उन्हीं के पास ये मामला पहुंचा। और इमेजिन कि जब उन्होंने सोचा होगा कि हमने तो दिया था गिफ्ट उनको और ये वापस आ गया, अपने भाई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ये गिफ्ट दिया था, तो उन्होंने इमेजिन फॉर अ वाइल कि उन्होंने क्या सोचा होगा। ऐसे ही है कि यार मेरा गिफ्ट उन्होंने बेच डाला। हाँ नंबर एक, ठीक है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी, मैं जो एक टिट फॉर टैड या निटी ग्रिटी है मैं उससे बढ़ के बात ठीक है कर रहा हूं। ठीक है कि एक बादशाह है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल मीन्स ही द किंग। जी। आप अगर किसी को गिफ्ट दें और वो बेच डाले और अल्टीमेटली आपके पास ये आ जाए तो आप क्या सोचेंगे? यार अजीब आदमी है यार। हाफिज़ साहब सुन रहे हैं? अच्छा, अगली बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, गिफ्ट पहले भी बिकते रहे हैं जी। पहले भी तोशा खाना की चीज़ें लोगों ने रिटेन की हैं, वो गाड़ियों का केस भी चला हुआ है, दीगर भी केस चला हुआ है। उस केस से और इस केस में हम इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस से हमारे सबसे अच्छे दोस्त के साथ ताल्लुकात का मसला बना और यही साइफर केस था यस्टरडे।
एग्जैक्टली यही साइफर केस था जो उस वक्त के एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी और अमेरिकन हेड डेस्क के ये सारा केस तो सर जारी बात है, दुनिया जानती है, जो है वो अखलाकियात का मामला भी है और सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या समझते हैं सियासी तौर पर जो है वो कितना नुकसान होगा तहरीक इंसाफ को, या सियासत को कितना नुकसान होगा कि जो दो तरफा तल्लुकात होते हैं बायलैटरल इशूज़ के मामले पर, सऊदी अरब हमारा भाई मुल्क है, बरादर तल्लुकात हैं, वो गिफ्ट करता है, बेच डालते हैं। देखिए ना, मैं इसको अखलाकियात से आगे की बात कर रहा हूँ, मैं अखलाकियात की बात नहीं कर रहा। खोसा साहब ने बड़ा अच्छा केस प्लीड किया है अभी आपके सामने, मुझे नहीं पता उन्होंने अदालत के सामने कैसा केस प्लीड किया कि मैं वहाँ नहीं था। यहाँ तो उन्होंने अच्छे पॉइंट्स दिए जो लीगल हैं, वाफिज साहब या जदून साहब। लेकिन जदून साहब ने भी बात की पॉलिटिक्स की, असल चीज़ है टाइमिंग्स जी। इलेक्शन से एक हफ़्ता पहले आपने सज़ा दे दी और फिर सुबह 9 बजे का टाइम था तो वकील क्यों नहीं थे वहाँ 9 बजे, जब खुद बानी चेयरमैन पीटीआई कह रहे हैं कि मेरे वकील आ जाएं। वकीलों को तो होना, इन वकला को तो सुबह 8 बजे पहुँच जाना चाहिए था। अब एक टेंडेंसी बनी हुई थी कि पहले जो अदालतें मूड रखी हुई थी कि अच्छा ठीक है आप 12 बजे नहीं आ सकते तो आप 4 बजे आ जाएं, अच्छा 4 बजे नहीं आ सकते तो आप 8 बजे आ जाएं। कई दफ़ा ऐसे हुआ, अदालत इंतज़ार करती थी बैठ के। ये जो अभी एतराज़ आया कि जी अदालत ने वकला को नहीं आने दिया, मेरा केस है तो मुझे तो पहले जाना चाहिए। और आम अदालतों में पाकिस्तान की, खोसा साहब विल बेयर विटनेस, कि अदालत में आवाज़ लगाई जाती है। आवाज़ लगाने वाला 2-3 बार आवाज़ लगाता है और फिर वो पेश हो जाए। अच्छा, लेकिन चूंकि ये वज़ीर आज़म, एक साबिक वज़ीर आज़म का केस था, लेकिन जब ये फैसला आया घंटे का कम से कम डिफरेंस था। तो अगर इसको सीरियस लिया जाता, या तो मैं ये कह दूं कि वकला को भी मालूम था कि आज सज़ा होनी ही होनी है, बेशक हम जाए ना जाए, लेकिन ये फिर भी लैप्स नहीं दिया जा सकता। लिहाजा मेरे लिए सबसे अहम चीज़ है कि सऊदी अरब के बादशाह क्राउन प्रिंस ने ज़रूर सोचा होगा कि यार ये देखो यार बलोच साहब सोचने की बात है। अखलाकियात से मैं बढ़ के बात कर रहा हूँ। अगर 100 से ज़ायद गिफ्ट थे, उसमें से 58 रिटेन किए गए। फिर दूसरा मामला अखलाकियात नहीं, वो फाइनेंस का आता है कि आप शो तो करते कि जिस पैसे से आपने ख़रीदे हैं उस पैसे से आपने शो किया नहीं किया गया। जो हमने खबरें पढ़ी, मैं वकील नहीं हूँ, मैंने कोई एक पेज नहीं पढ़ा बैठ के। तो अगर किसी और के साथ ये हुआ है और वो शो नहीं हुआ और वो डिस्क्वालीफाई हुआ तो आप लोग उस वक्त जश्न मना रहे थे, आप मिठाइयाँ खा रहे थे। आज अगर उन्हीं सिमिलर पैरेलल ग्राउंड्स पे ये हो गया तो आज जो है वो आज मिठाइयाँ नहीं बटी, वैसे आज मिठाइयाँ नहीं। मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर सुनी जो मलाकंड में की, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, मिठाइयाँ नहीं बांटेंगी। नहीं, मैं पिछली बारी की बात कर रहा हूँ, जब एक और प्राइम मिनिस्टर नायल किए गए थे तनख्वाह ना लेने पर तो मिठाइयाँ बांटी गई थी और उस वक्त कहा गया था कि केसेस डिफरेंट हैं। आज एक अदालत का फैसला है, जो जदून साहब ने बड़ी अच्छी बात की। अगर इसमें लैकुना हैं, इसमें कमजोरियां हैं, तो फिर तो पहली पेशी में उड़ जाएगा हाई कोर्ट में। फिर तो बेनिफिट जो है वो इस लैप्स का। हाफिज साहब, ये जो टेक्निकल ग्राउंड्स होती हैं, आप तो वकील हैं, कि वकील पेश ना हो, कोर्ट बुलाती रहे और फिर बाद में कहा हमें तो मौका नहीं मिला, ना जिरा का, ना कोई जो है वो दलाल देने का। देखिए जावेद भाई, इस केस के 2 कंपोनेंट हैं। एक इसका कंपोनेंट ये है कि 108 गिफ्ट्स, उनमें से 58 रिटेन और अंडर वैल्यू। जो रेफरेंस है वो सिर्फ नेकलेस का नहीं है, उसके अंदर नेकलेस भी है, रिंग्स भी हैं, ब्रेसलेट्स भी है, और उसके बाद ये जो आपकी चूड़ियाँ ये भी सारे इधर, वो एक पूरी एक कॉस्ट थी। उसके अंदर हुआ ये है कि जब प्रिंस सलमान ने ये गिफ्ट प्राइम मिनिस्टर को दिया है कि ये आपकी फैमिली के लिए है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको सीधा घर ले गए और घर लेके जाके वहां पे ये तय हुआ है कि फर्स्ट लेडी ने कहा कि मुझे ये अच्छा लगता है और मैं इसे रिटेन करना चाहती हूँ। ठीक है। इसके ऊपर डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी एक लेटर लिखता है तोशा खाने वाले को कि जी ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मिसिज हैं वो ये रखना चाहती हैं, आप इसका वैल्यूएशन का प्रोसेस करें। ठीक है। अब यहाँ पे जो इशू ये आया है कि जब आप एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है तो आपको ये गिफ्ट घर लेके नहीं जाना चाहिए था, आप सीधा उसको डिपॉजिट करवाते। उसके बाद आपका ये ऑप्शन था कि अगर आपकी फर्स्ट लेडी उसको पसंद करती हैं तो उसकी फेयर वैल्यू करवाई जाए। अब जो फेयर वैल्यू है, अगर एक साइड की बात मान ली जाए कि एक ने 180 मिलियन किया,
दूसरे ने 184 कर दिया और आपने उसको जो है जो 2018 के अंदर रिवाइज्ड आए आपने उसे कर दिया कि जी 9 मिलियन है, यानी कि उसे करके यानी कि 18 मिलियन से 9 मिलियन पे आप लेके आए। तो दूसरा ये है कि क्या 18 मिलियन वो वाली जो थी वो जायज फेयर वैल्यू थी जिसको दुनिया भर के जो लोग, क्या प्रिंस सलमान जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को 2.25 करोड़ का गिफ्ट देगा कि अपनी बेगम के लिए लेके जाए? उसने तो गिफ्ट बड़ा दिया और जिसकी तरफ प्राचा साहब ने इशारा किया अल्टीमेट बात तो उधर पहुंच गई। और जब उधर पहुंची उस चीज के अंदर, मैं अगली चीज पे आ जाता हूं उस चीज के, ये तो फैक्ट्स हैं, ये चीजें आएंगी और उसके अंदर आएगा, लेकिन जहां तक प्रोसीजर की बात है उस चीज के अंदर आया है वो बिल्कुल इस बात की ठीक है कि जिस तरह ट्रायल को चलना चाहिए था हेस्ट हुई है, इसके अंदर प्रोसीजरल चीजें होनी चाहिए थी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। लेकिन बात इस चीज के अंदर यह है कि जब आप अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को लेके चलते हैं तो फिर लीगल नैरेटिव पीछे रह जाता है। उस बात को जस्टिफाई करना मुश्किल था कि अगर दूसरों ने गाड़ियां गलत प्राइस पे करवाई हैं तो मुझे ये कोई ना कहे कि गाड़ी गलत। आप देखें कि नैरेटिव क्या था कि जी पहले 20% था, हमने उसको 50 पे कर दिया, हम तो 50 पे चले गए। बट 50 वाला जो मामला था क्या फेयर वैल्यू है? सारी बात और दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि अगर लीगली इस चीज को हाई कोर्ट के अंदर लेके जाया जाएगा तो 1 या 2 पेशी के अंदर ये जजमेंट सेटिस्फाइड होगी, रिमांड आएगा और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जी आप 342 की जो स्टेटमेंट्स है उन्हें करवाएं और उनको प्रॉपर जो है वो आप आर्ग्यू करें और उसके बाद बहस करके आएं। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बहुत सारी जजमेंट इस पे मौजूद है कि अगर एक्यूज ये कहे कि मैं हाजिर भी था या मुझे मौका नहीं दिया गया तो अदालत लीनियंस आवाज लगाएगी। फिर भी मैं ये समझता हूं कि जर्नल जो है इसके अंदर आ सकता है इस चीज का, लेकिन अगर आप अदालत के अंदर जाके ये कहें नहीं मेरी तो वैल्यू ही ठीक है तो इसका मतलब है आप मेरिट्स पे गए, तो फिर मेरिट्स के ऊपर अगर आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन अदालत नहीं मानती तो फिर आपकी सेंटेंस जो है वो सस्टेन करेगी। लेकिन अगर आप उन चीजों को जो लीगल आपका राइट है सिर्फ उस हद तक रहेंगे तो आपके लिए लीगल चैलेंजेस कम है। अगर आपका पॉलिटिकल नैरेटिव लीगल नैरेटिव से ऊपर चलता जाएगा या आप ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस जो उसकी तरफ जाएंगे या अदालत का ये साबित नहीं करेंगे कि आपने उसको रोका नहीं है, या फिर अदालत के अंदर आप ये कहेंगे कि सर मुझे मौका दे, मेरे लॉयर्स जाते हैं वो उस केस को परसू करते हैं, हम किसी चीज के अंदर प्रॉब्लम नहीं करते तो अदालत कहेगी ठीक है आप जाएं और उसी जगह से ट्रायल शुरू होगा। मामला कोर्ट डिसाइड करेगी क्या क्या आ रहा है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो शहबाज साहब से पूछेंगे कि आखिर अभी उनके पास ऑप्शन क्या है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई अपील दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या मामला होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि तोशाखाना तहफ़ केस में जो आज सज़ा हुई है उसके मेरिट डिमेरिट की भी बात हो रही थी और अखलाकियात की भी बात हो रही थी और जो जिन शख्सियात ने गिफ्ट दिए थे भाई साहब कह रहे थे कि जब वही गिफ्ट उनके पास पहुंचा तो वो क्या सोचते होंगे पाकिस्तान के बारे में। शहबाज साहब मुझे बताइएगा कि अब तो सज़ा हो गई सर, 342 का बयान आपको जो है वो नहीं देने दिया गया, कोर्ट ने बुलाया अल्दो लेकिन बयान जमा नहीं हुआ, सवालनामा जो है वो उसका जवाब नहीं जमा हुआ। तो अब ऑप्शन क्या आपके पास है, क्या हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और क्या लगता है आपको कि जो हायर कोर्ट्स हैं वो आपको रिलीफ देंगी? सर वेरी क्विकली, शफकत पराचा साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, शौकत पराचा साहब, और इनकी बात मैं सुन रहा था। शौकत पराचा साहब सॉरी, उनको सलाम। जी शौकत पराचा साहब, मैं वो एक मुझे टर्किश हार याद आ रहा था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक फॉरेन प्राइम मिनिस्टर की बेगम ने उतार के दिया था सैलाब के विक्टिम्स के लिए, और वो भी इसी तरह मिसयूज हो गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े खड़े ये भी कह देते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। बहुत सारी बातें हैं जो उस प्लेन पे अगर हम देखें तो बड़ी खतरनाक है। As far as this case is concerned, ये 9 जनवरी को शुरू हुआ सर, को सबसे ज्यादा 9 जनवरी 2023 को ये केस शुरू हुआ, 9 जनवरी 2023 को ये केस शुरू 24 को ये केस शुरू हुआ, आज 31 जनवरी 2024 को ये केस खत्म हो गया। इतनी रिकॉर्ड स्पीड में तो पाकिस्तान में कोई ट्रायल मुकम्मल आज तक नहीं हुआ। तो इसमें कोई शहबाज भाई जब ये JIT, शहबाज भाई मैं आपको याद करा दूं, शहबाज भाई मैं आपको याद करा दूं, मैं आपको सिर्फ याद करा दूं, एक नुकता बयान करना चाह रहा हूं कि जब JIT बनी थी पनामा केस में तो निगरान जज साहब बैठे थे सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा था विद इन 6 मंथ जो है इस सारे केस का फैसला करना है। जी जी जी, तो इस केस में तो बहुत जल्दी की गई ना। 9 जनवरी 2024 से ये केस शुरू होता है और 31 जनवरी 2024 को ये केस खत्म हो जाता है। तो ये तो रिकॉर्ड स्पीड है ना सर। और मेरा ख्याल है कल हैट्रिक भी हो जाएगी, वो जो निकाह वाला केस है उसमें भी सजा हो जाएगी।
चलें, ये आप इसमें तो खबर दे रहे हैं, राइट ऑफ क्रॉस एग्जाम। नहीं, निकाह वाले में सजा नहीं होगी। चलें, आप कह रहे हैं निकाह वाले केस में सजा नहीं होगी। ये सर बात ये है कि हमें वी नीड टू ग्रो अप एज अ नेशन। ये चल नहीं सकता कि हम हर प्राइम मिनिस्टर को करप्ट भी कहें, उसके ऊपर इस तरह के रेफरेंसेस भी चलाएं और इस तरीके से सजाएं भी दे दें। जहांगीर जदून साहब की बात बिल्कुल ठीक है। कई दफ़ा सही केसेस में भी अगर गलत तरीके से चलाया जाए तो उसका गलत फैसला आ जाता है और उसका फायदा जो है कि उसको ही मिलता है। एज फार एज दिस केस इज कंसर्न्ड, ये केस जो है बिल्कुल भोंडा केस है। एक मैट्रिक पास बंदे ने इसकी वैल्यूएशन 3 अरब कर दी, जबकि 3 सरकारी इवैल्यूएटर मौजूद हैं जो कि अभी भी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। शौकत प्राइस साहब हम हाईकोर्ट जाएंगे सर, ये दो पेशियों की मार नहीं है। आपके एक पॉइंट पे जो है बात करना चाह रहे हैं प्राइस साहब जी, आप बताएं। जी खोसा साहब को मेरा भी सलाम। उस हार वाला जो मामला था सैलाब का, टर्किश वो फर्स्ट लेडी थी, दिया था, और यकीन करें खोसा साहब उस वक्त आप लोग पीटीआई में नहीं थे, सबसे ज़्यादा पीटीआई ने क्रिटिसाइज़ किया था। जी। फिर सब्सिक्वेंट जो इन्फॉर्मेशन आई वो ना सिर्फ वो जो कीमत थी, जो भी कीमत उस वक्त लगी होगी वो दी गई थी, बल्कि वो हार वापस तोशाखाना में दिया गया था। तो अगर वो उस वक्त, यही तो हमारा एतराज़ है, हम तो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, एतराज़ यही है कि अपने हवाले से जो कुछ है वो पीटीआई वाले जस्टिफाई कर लेते हैं, दूसरों के बारे में कुछ हो तो उसको इतना ज़्यादा, मसलन कल से जो क्लिप्स, हम तो इस बिज़नेस में नहीं है कि पुराने क्लिप्स चलाएं, लेकिन कल से जो क्लिप्स चल रहे हैं वो इतने ज़्यादा चल रहे हैं, पुरानी चीज़ों को जस्टिफाई किया जा रहा है, अपनी चीज़ों को फिर डिफेंड किया जा रहा है। अगर प्रिंसिपल है तो वो प्रिंसिपल होना चाहिए, वो 2018 में हो, 2013 में हो, 2012 में हो या आज 2024 में हो, हम तो इस बात पे यकीन करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि किसी वज़ीर-ए-आज़म ने हार रही हो तो आप भी लें। ये अपना हाफिज साहब मुझे बताइएगा कि बड़ा अहम केस था, ज़ाहिर बात है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का केस है और तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन का केस है, तो क्यों वकील लेट हो गए? उन्हें पता नहीं था कि सुबह 9 बजे? देखिए जावेद, एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने जिस तरह पहले कहा था, खोसा साहब सिर्फ एक रेफरेंस की हद तक बात कर रहे हैं। ये 2 चीजें थी, जो 108 गिफ्ट और 58 केस और अंडर वैल्यू, और एक जिसकी तरफ ये इशारा उसकी तरफ है। दूसरा इस चीज़ के अंदर ये है कि जब आपको पता था इस चीज़ के अंदर कि अदालत जो है वो आपसे चाहती है कि इस केस को जल्दी प्रोसेस करना, तो फिर आपका काम ये है कि उसके अंदर जाके खड़े तो हों, हाजिरी तो दें और कहें कि जी हम आ गए हैं, और फिर उसके बाद आगे लेके जाएं। मेरा ख्याल है कि ये वो एटीट्यूड जो था उस सारे प्रोसेस के अंदर, उस चीज़ के अंदर ये बात गई है, और अभी भी ये बात इस चीज़ पे आई जाए कि जी अदालत को ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, उसकी बजाय ये है कि अब अपील के अंदर जाके ये कहें कि जी हम कोऑपरेट करना चाहते हैं, अदालत ने इस मामले के अंदर जल्दी की है, हम क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो 342 की स्टेटमेंट जो मैंडेटरी होती है, हम उसके सवाल जवाब देना चाहते हैं और उसके बाद हम बहस करना चाहते हैं, और उस बहस के मुकाबले में फिर ये विटनेस लेके उस चीज के अंदर आए कि जी जो इन्होंने 3 अरब की वैल्यू असेस की है वो वैल्यू नहीं, हम अपना एक विटनेस लेके आते हैं जो वो वैल्यू करते हैं। लेकिन उसके लिए फिर इंपॉर्टेंट ये होगा कि वो शाह सलमान के पास जाना पड़ेगा कि भाई साहब वो आप हमें वो सेट तो दें जिसकी हमने वो वैल्यू करनी है। तो वो चीज जो है असल वो प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज बात मान लेनी चाहिए कि जब आप 23-24 साल एक हाई मॉरल ग्राउंड और एक बहुत बड़े सिनेरियोज के अंदर आए, तो इन चीजों के अंदर जो है लीगल रिपरकशंस आने चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि जी सब प्राइम मिनिस्टर, मैं तो ये कहता हूं इस चीज के अंदर कि नैब को ये करना चाहिए था दोनों केसेस के अंदर, सेक्रेटरी कैबिनेट, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, जितनों ने इस अंडर वैल्यू किया है सबको जो इस रेफरेंस में शामिल किया जाता, सबको प्रोसिक्यूट किया जाता, ताकि आइंदा से कुछ सरकारी मुलाजम ये जुर्रत न करता कि ये गिव एंड टेक। आप मुझे ये बताएं कि ये कोई पाकिस्तान का बंदा ये कहेगा कि एक तरफ 3 अरब की वैल्यू और एक तरफ शाह सलमान जो है वो 1,70,80,00,000 का हार दे, और इतनी मैचिंग आए कि सरकारी बंदा कहे नहीं 1,80,00,000 है और वो दूसरा बाहर वाला कहे नहीं सर 1,84,00,000 है, और वो जो घड़ी उसके अंदर आए कि F6 का बंदा जो है वो ये कहे कि इतनी कीमत है। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा सिर्फ थोड़ी सी सारी चीजें अबव हो के लॉ के मुताबिक चलें। केस अच्छा लड़ना चाहिए और लड़के जो है उसको पॉलिटिकल नैरेटिव की तरफ नहीं लेके आना चाहिए, उसको लीगल नैरेटिव की तरफ लेके जाए, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और क्लाइंट भी सक्सीड होगा। खुद साहब बताइएगा कि आज लेट क्यों हो गए आप? इतना अहम केस था, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का केस था, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं,
लेकिन फिर भी आप लेट हो गए, आवाजें लगती रही, लेकिन कोई वकील नहीं था वहां पे। आज के दिन के लिए रखी गई थी। सुबह 4 बजे तक मैं, अली जफर और बाकी वकील जो है इसको हम तैयार किया, हमने इसको जवाब को, हम अभी अदालत के रास्ते में थे। 9:15 या 20 मिनट पर हमें ये पता चल गया कि अभी हम अडियाला, जो कि इस्लामाबाद से मेरे घर से 1.5 घंटे के फासले पर है, इसके रास्ते में ही फैसला सुना दिया इन्होंने। ये कर्टसी होती है जी। 9 जनवरी 2024 को ये केस शुरू होता है और आज फैसला हो जाता है। मैं जनरल एडजमेंट पे हूं, मेरे वालिद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं फिर भी अदालत में मौजूद था। इन्होंने उस दिन राइट ऑफ डिफेंस क्लोज कर दिया। कल मैंने इनको एप्लीकेशन दी कि आपने ये गलत लिखा है अपने फैसले में कि हम लोग क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तैयार नहीं थे, हम वहां बैठे हुए थे। आप उजलत में अपना एग्जामिनेशन चीफ एक विटनेस का कर अंदर भाग गए अदालत के कमरे के, अपने रिटायरिंग रूम के, वहां से जाके आपने क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट क्लोज किया है। हाफिज साहब हमारे कम्युनिटी के हैं, हाफिज साहब को ये ख्याल करना चाहिए कि हम लोग तैयार करके जाते हैं केस, और हम यहाँ मजाक करने नहीं आते, सियासत करने नहीं अदालतों में जाते, हम अदालतों में केस करने नहीं जाते। ऑप्शन क्या है सर? कोई तारीख में नहीं हुआ, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? क्या तारीख में नहीं हुआ कि ये इतने दिनों में 9 जनवरी को केस शुरू हो और 31 जनवरी को केस खत्म हो जाए, 11 गवाहों की जो राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है वो सलब कर लिया जाए। आपके रिपोर्टर अदालत में मौजूद से इनसे पूछ लीजिएगा। आप इसके बाद आप 342 का स्टेटमेंट ना जमा कराने दें, आप उसके बाद क्लोजिंग क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स ना करने दें। इसमें कौन सी क़यामत आ गई थी अगर जज साहब जो है वो 15-20 मिनट आधा घंटा मुझे ऑप्शन बताइएगा कि ऑप्शन क्या है? आप जो है वो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और क्या तवक्को क्या है रिलीफ मिलने की? कोई इंशाल्लाह, और ये कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। ये इस केस में इतने सुखम, इतने लकूनाज हैं कि ये 1-2 पेशियों से ज्यादा की मार नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है। एक सेकंड उसके अंदर ये है कि बिल्कुल मैं इस चीज पे नहीं हूं कि जी वो जाते तो ये होता या नहीं जाते, अदालत को इंतजार करना चाहिए था। लेकिन अगली चीज जो मैं ये कह रहा हूं कि उसके अंदर ये है कि जो आपकी लीगल स्ट्रेटजी जो है, जो आपने एक अच्छा केस बनाया है, करें उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाएं। वो जो बाहर वाला पॉलिटिकल नैरेटिव है या क्लाइंट का नैरेटिव है, उसकी बजाय अगर सेंट्रिक हो तो रिजल्ट्स जो है वो हाई कोर्ट से बहुत अच्छे निकल आएंगे। और किसी शख्स ने भी नहीं ये कहा कि जी जो ट्रायल जज ने किया है वो ठीक किया है या उसने हेस्ट नहीं की। वो बिल्कुल बात ठीक है, नहीं होना चाहिए। हर शख्स का हक है और हर शख्स के लॉयर का हक है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक केस चलाए, उसकी पैरवी करे, बहस करे और अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को वॉच करे। शिवा साहब कह रहे हैं कि हम 4 बजे तक बैठे रहे हैं और फिर इसीलिए लेट हो गए। तो अपना प्रेस साहब ये बताइएगा कि फैसला आ गया, साफर केस का भी फैसला आ गया, तोशाखाना केस का भी फैसला आ गया, तो तहरीक इंसाफ के सारे उम्मीदवार इंडिपेंडेंट हैं, मुस्लिम लीग नून है इलेक्शन में, पीपल पार्टी है, तो क्या सिनेरियो क्या देख रहे हैं? 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी, बाकी पार्टी कहाँ खड़ी होंगी? ये तो खैर लोगों ने फैसला करना है, अब प्री जज तो हम नहीं कर सकते। लेकिन ऑब्वियसली जो मुश्किलात हैं पीटीआई के लिए, वो मुश्किलात उनके आड़े तो ज़रूर आएंगी, यानी डिसएडवांटेज होगा पीटीआई के लिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह से उन्होंने पंजाब में रीच आउट किया है, एडवांटेज मिला है उनको। लेकिन हतमी तौर पर अगर मुझसे ये पूछें कि कौन कितनी सीटें लेगा, तो मैं तो वो जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मैं तो उस दिन इंतज़ार करूँगा और होप के सबको वोट डालने का मौका मिलेगा। आई होप के जिसके हक में वोट आएगा उसी के हक में गिना जाएगा, और शाम को जो आर्टिकल 218 का इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, कंडक्ट ऑर्गेनाइज इलेक्शन इन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, तो ट्रांसपेरेंट मैनर से हमें रिज़ल्ट दिया जाएगा। आई होप कि ना आरटीएस फेल होगा उस रात, ना कोई और जो है वो जैसे 2018 के इलेक्शन में बहुत सारे जो बैलेट पेपर थे वो हमें कचरे के ढेरों से भी मिले थे, कोई ऐसा नहीं होगा। लेट्स होप कि क्या होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस चला है इसमें डिसएडवांटेज जो है, बल्ले का निशान ज़ाहिर है डिसएडवांटेज होगा पीटीआई के लिए। फिर पीटीआई के लोगों के बारे में जो कहा जा रहा है कि जी वो हर कोई उन आज़ाद अरकान पे नज़र रख के बैठा हुआ है, क्या किसकी कोई वाकई किसी की कमिटमेंट हुई है नहीं हुई, अब ये वक्त आने पे सारा कुछ सामने आ जाएगा। चलें देखते हैं कि 8 फरवरी को क्या फैसला अवाम करती है। ये फैसला अवाम ने करना है कि किस पार्टी को वोट देना है। तोशाखाना केस का भी हमने जिक्र किया, सैफर का मामला भी जिक्र आया, और तहाइफ जहाँ से आए थे वहीं जा पहुँचे हैं सऊदी अरब, इसका भी जिक्र हुआ। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।